बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की यूनिट दैट इज़ पल्मोनरी नर्सिंग। इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव होंगे कि हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिस्कस करेंगे काजेज़, पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम नर्सिंग असेसमेंट दैट इज़ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवॉल्वेशन जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टीचिंग प्लान जिसको डिस्कस करेंगे फॉर दोज क्लाइंट विच एक्सपीरियंस रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर। तो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर है उसको हम क्लासिफाइड करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, जिसके अंदर हम साइनोसाइटिस, पेरिन्जाइटिस और टोंसिलाइटिस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर इन्फ्लुएंजा, नमोनिया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और लंग एब्सिस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम क्लासिफाइड करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, जिसके अंदर अस्थमा, सीओपीडी, लंग कैंसर, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड चेस्ट ट्रॉमा। तो इन सारी डिजीज़ को हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर के अंदर। सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये किस पे मुश्तमिल होता है। नोज़ पे, पेरिंग्स पे, लेरिंग्स, ट्रिकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। ये बात हमें याद रखनी है कि ये इसके मेन ऑर्गन है। इसके अलावा दो जोन होते हैं या दो पोर्शन होते हैं रेस्पिरेटरी की। एक को हम कहते हैं कंडक्टिंग पोर्शन या कंडक्टिंग जोन, और एक को हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी पोर्शन और रेस्पिरेटरी जोन। मेन जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ऑक्सीजन को हासिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एलिमिनेट करना या एक्सहेल करना। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये पीएच रेगुलेटिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, जैसे कि ये एक्सेसिव CO2 को बाहर निकाल रहा होता है। अब अगर एक्सेसिव CO2 बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर रिटेन रहे विच लीड टू एसिडोसिस, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट द एक्सेसिव रिटेनिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसके मेन फंक्शन। इस पिक्चर के अंदर नेज़ल कैविटी है और इसके अलावा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जिसके अंदर हमें पेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, एसोफेगस शो किया हुआ है। और उसके बैक पे अगर हम देखें तो ट्रेकिया है, फिर राइट लंग्स है, ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है, और लोअर ट्रैक पे हमें हार्ट और डायफ्राम शो किया हुआ है। दूसरा जो पिक्चर नंबर बी है, इसके अंदर हमें असल में एल्विलाई और ब्लड सप्लाई टू द तीनी एल्वियोलर सेक्स, यानी रिच ब्लड सप्लाई जो पल्मोनरी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो शो किया हुआ है। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वो शो किए हैं, और इसके अलावा जो पल्मोनरी ऑक्सीजन आर्टरी है जिसके अंदर ऑक्सीजन पुअर ब्लड है वो भी इसके अंदर शो किया हुआ है टुवर्ड द एल्वियोलाई। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमारे पास नोज, इसके अलावा पेरिंग्स जिसको हम थ्रोट भी कहते हैं, इसके अलावा नेजो पेरिंग्स होता है, ओरो पेरिंग्स होता है, हाइपो पेरिंग्स होता है जिसको हम लेरिंजो पेरिंग्स भी कहते हैं, और इसके अलावा वॉइस बॉक्स ऑर्गन है जिसको हम लेरिंग कहते हैं। फंक्शन की बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के, तो ये वो सिस्टम है कि इंटरकनेक्टेड स्पेस है कि इसके अंदर डिफरेंट स्पेसेस होते हैं जो कि एयर के ट्रांसपोर्टेशन, फिल्ट्रेशन, ह्यूमिडिफिकेशन और उसको वार्म करना जो इंस्पायर एयर होती है। इसके अलावा रिसेप्टर होते हैं नेज़ल कैविटी के लिए, किस चीज़ के लिए, फॉर द स्मेल। पैरानेज़ल साइनसिस की अगर हम बात करें तो वो एक रिजोनेटिंग चैम्बर होता है स्पीच के लिए। इसके अलावा जो फेशियल स्केलेटन है उसकी जो वेट है, स्पेशली जो फेशियल बोन की, उसकी वेट को कम करने में भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऑर्गन बड़े हेल्प होते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं नोज़ की। नोज़ के एक्सटर्नल पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये बोन और कार्टिलेज पे और उसके सराउंड में स्किन से कवर किया होता है। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन जो लिनिंग वाला पोर्शन है इंटरनल, तो वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है। इसके अलावा नोस्ट्रिल है और मिड लाइन के अंदर एक सेप्टम बना हुआ है। इंटरनल पोर्शन की अगर हम बात करें तो स्कल कैविटी इंफीरियर टू क्रेनियम सही है। इसके अलावा अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये क्रेनियल कैविटी के बिलो है, माउथ के सुपीरियर है, बाउंडेड बाय एथोमाइड एक मैग्जिला पैलाटिन इंफीरियर नेज़ल पोंचा, ये वो बोन है जो इसके सराउंड में है। इसके अलावा कम्युनिकेट विद पेरिंग्स थ्रू द
कोनाई। इसके अलावा जो पेरिंग्स के साथ इसकी कम्युनिकेशन है नोज़ की, वो कोनाई के ज़रिए है। कम्युनिकेट विद पेरानेज़ल साइनसेस, और पेरानेज़ल साइनसेस के साथ इसकी जो कम्युनिकेशन है नोज़ की, वो पेरेंटल स्पिनाइड और मैक्सिलरी एथमाइड बोन के ज़रिए हैं। इसके अलावा ओपनिंग ऑफ द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, यूस्टर्न ट्यूब, और इसके अलावा जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है और जो ईस्टर्न ट्यूब है उसकी ओपनिंग भी यहाँ से होती है। अब बात करते हैं पेरिंग्स की, जिसको हम थ्रोट कहते हैं। इसकी शेप याद रखो कि पनल शेप का होता है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये कोनाई से स्टार्ट होते हैं। जो इंटरनल नेर्व्स हैं, नोर्स के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ क्रॉसॉइड कार्टिलेज। अब जो क्राइकॉइड कार्टिलेज है उसके लेवल तक ये एक्सटेंडेड होता है। पोस्टीरियर नेज़ल कैविटी के पोस्टीरियर साइड पे है, ओरल कैविटी के और लेनेस के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इंटीरियर जो सर्वाइकल वर्टेब्रा बॉडी जो है उसके फ्रंट पे प्रेजेंट है, यानी इंटीरियर साइड पे। मस्कुलर वॉल लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, और इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे मस्कुलर लाइन प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं नेज़ोफेरिंक्स की। अपर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द पेरिंग्स होता है पोस्टीरियर टू द नेज़ल कैविटी के पोस्टीरियर साइड पे है। इसके अलावा सॉफ्ट प्लेट से ये एक्सटेंड होते हैं। यूस्टर्न ट्यूब की ओपनिंग भी यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा इसका मेन काम होता है एयर की एक्सचेंज इक्वलाइज करना, स्पेशली एयर नोज़ और थ्रोट के अंदर जो एयर का प्रेशर होता है उसको मिनिमाइज़ करना या मेंटेन करना। इसके अलावा पेरिंजल टोंसल, जिसको हम एडोनाइड कहते हैं, वो इसके पोस्टीरियर वॉल पे। अब बात करते हैं ओरोफेरिंक्स की। ओरोफेरिंक्स पोस्टीरियर टू ओरल कैविटी, यानी ये ओरल कैविटी के बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। सोप प्लेट से ये एक्सटेंड होते हैं और हॉइड कार्टिलेज जो होते हैं वहाँ तक इसकी एक्सटेंशन होती है। कॉमन पैसेज है एयर के लिए, फूड के लिए, फ्लूइड के लिए, कम्युनिकेशन के लिए विद ओरल कैविटी, और इसके अलावा पलाटीन और लिंगुअल टोंसल भी इसके नियर बाई प्रेजेंट हो। अब हाइपोपेरिंक्स की बात करते हैं, जिसको हम लेरेंजोपेरिंक्स कहते हैं। एक्सटेंड डाउनवर्ड फ्रॉम हॉइड कार्टिलेज, ये हॉइड कार्टिलेज के डाउनवर्ड से स्टार्ट होता है और ये एसोफेगस के साथ कंटिन्यू होते हैं पोस्टीरियर साइड पे, और लेरिंक्स के इंटीरियर यानी फ्रंट साइड पे होता है। कॉमन पैसेज होता है एयर और फूड। अब बात करते हैं लेरिंक्स के, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये पेरिंग्स और ट्रिकिया को कनेक्ट करते हैं। इसलिए एक एपिग्लोटिस होते हैं जिसको हम कार्टिलेज बेल्ट टू सेपरेट फूड एंड एयर, वो क्या कर रहा होता है एपिग्लोटिस, उसका मेन फंक्शन होता है फूड और एयर को सेपरेट करना। मिड लाइन इन द नेक पे ये लेरिंक्स प्रेजेंट होता है। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है 4 और 6 उसके फ्रंट पे प्रेजेंट होते हैं, यानी इंटीरियर साइड पे। इसके अलावा जो वॉल है वो कंसिस्ट होता है 9 पीस ऑफ कार्टिलेज पे। 3 सिंगल होते हैं जिसको हम थायराइड, एपिग्लोटस और क्रोकोइड कार्टिलेज कहते हैं, वाइल जो 3 है वो फेयर में होते हैं, वो कार्टिलेज जिसको हम एरिटेनाइड, कोर्निकुलेट और इसके अलावा क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज कहते हैं। इसके अलावा वोकल कार्ड, पाल्स वेंट्रिकुलर एंड ट्रू। वाइब्रेशन ऑफ वोकल कार्ड रिजल्ट इन फोनेशन, जो वोकल कार्ड है उसके अंदर वाइब्रेशन होती है जिसके रिजल्ट में आवाज़ निकलती है। बैरियर अगेंस्ट फॉरेन बॉडी इंटरिंग लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, और इसके अलावा जो वोकल कार्ड है वो एक बैरियर होता है। अगर कोई चीज़ या फॉरेन बॉडी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर दाखिल होती है तो वो एक बैरियर का काम कर रही होती है वहाँ। नेक्स्ट है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जिसके अंदर ट्रिकिया, ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई उसमें हम क्लासिफाइड करते हैं, और लंग्स को हम फर्दर ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। ट्रिकिया की बात करते हैं। ये ट्यूबुलर एयर पैसेज होते हैं, यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2.5 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है। ये एसोफेगस के इंटीरियर साइड पे होता है। इसके अलावा एक्सटेंड फ्रॉम द लेरिंग से ये स्टार्ट होता है, यानी क्रोकोइड कार्टिलेज से, और जो थोरेसिक वर्टेब्रा नंबर 5 है वहाँ तक इसकी एक्सटेंशन होती है। इसके अलावा बाइफुर्केशन, यानी ये 2 में डिवाइड होते हैं, उस पॉइंट को हम करीना कहते हैं, जो कि थोरेसिक वर्टेब्रा नंबर 5 है, और वहाँ के बाद ये लेफ्ट और राइट मेन ब्रोंकाई के अंदर शामिल हो जाते हैं, यानी वहाँ से ही फर्दर डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड इनटू 2, वन इज कॉल्ड लेफ्ट ब्रोंकाई एंड अदर इज कॉल्ड राइट ब्रोंकाई। अब 6 to 12 इनकम्प्लीट सी शेप के हाइलिन कार्टिलेज के रिंग होते हैं जो इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है इस ट्रिकिया को। 1 पार्ट ऑफ ईच रिंग पेसेस पोस्टीरियरली टू एसोफेगस, ये एसोफेगस के पोस्टीरियर एक जो इसका पार्ट्स होते हैं वो एसोफेगस के पोस्टीरियर साइड पे होता है। अलाउ एसोफेजियल एक्सपेंशन ड्यूरिंग स्वॉल्विंग, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो एसोफेगस जो एक्सपेंड होता है ये उसके लिए एक पाथवे प्रोवाइड कर रहा होता है।
इसके अलावा ट्रांसफर स्मूथ मसल जिसको हम ट्रेकियलिस कहते हैं और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू अटैच टू ओपन एंड ऑफ कार्टिलेज रिंग। इसके अलावा जो जो कार्टिलेज है ये स्मूथ मसल ट्रांसफर स्मूथ मसल इसके साथ कनेक्ट होते हैं जिसको हम ट्रेकियलिस कहते हैं और इसके अलावा इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू अटैच होते हैं इसके एंड के साथ जो कार्टिलेज के रिंग है। अब इम्पोर्टेंट रिलेशन क्या है, इंटीरियरली थायराइड स्टमस जो थायराइड ग्लैंड का पार्ट्स है, इंफीरियरली थायराइड वेन्स होते हैं, इसके अलावा स्टर्नोइड और इसके अलावा स्टर्नो थायराइड मसल, मिनोब्रम, थाइम्स और रेमिनेंट, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसके साथ। इसके अलावा लिटरली अगर हम बात करें एस्टिकिया के तो लूब ऑफ थायराइड ग्लैंड, कैरोटिड शीट, इसके अलावा सुपीरियर वेना केवा, एओर्टिक आर्च और ब्रांचेज ऑफ लेफ्ट एओर्टा ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो एसोफेगस से और रिकरेंट लेरिंजल नर्व वहाँ पे मौजूद होते हैं इसके पोस्टीरियर साइड पे, यानी लेटरल साइड पे कौन से अर्गन है, इंटीरियर साइड पे कौन अर्गन है और पोस्टीरियर साइड पे कौन से अर्गन है वो इनलेस की है स्लाइड। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलोमिनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। इसके अलावा सिरो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहा होते हैं। इसके अलावा डक्ट्स होते हैं और उसका मेन फंक्शन होता है एयर को ह्यूमिडिफाई करना। सीलिया होती हैं और इसके ब्रश बॉर्डर होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट एक्सेसिव म्यूकस को फॉरेन बॉडी को, इसके अलावा उसकी अपवर्ड मूवमेंट होती है और सम टाइम हम इसको म्यूकोसिलियरी स्केलेटर भी कहते हैं क्योंकि इसकी अपवर्ड मूवमेंट होती है सिलिया की, ताकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो भी चीज़ें आई हैं उसको बाहर निकालना। नेक्स्ट है प्राइमरी मेन ब्रोंकाई, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग होता है जिसको हम प्राइमरी मेन ब्रोंकाई कहते हैं। इसके अलावा ये कंसिस्ट होता है स्ट्रेटिफाइड कोलोमिनर एपिथेलियल सेल्स पे और राइट मेन ब्रोंकस जो होते हैं वो टू राइट लंग जा रहा होता है, शॉर्टर होता है, वाइड होता है और मोर वर्टिकल होते हैं अगर हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई से। मोर प्रोन होता है टू फॉरिजन बॉडी लॉजिंग और मोर प्रोन होता है, ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि कोई भी फॉरिजन पार्टिकल या बॉडी इसके अंदर फंस सकती है। लेफ्ट मेन ब्रोंकस वो कहाँ जा रही होती है, वो लेफ्ट लंग्स की तरफ जा रही होती है। अगर हम ब्रोंकाई की क्लासिफिकेशन करें कि राइट कहाँ पे जा रही होती है, लेफ़्ट कहाँ पे जा रही होती है, तो डेफिनेटली राइट ब्रोंकाई राइट लंग्स में और लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स में जा रही है। सेकेंडरी लूबर ब्रोंकाई की बात करें, वन फॉर ईच लूब ऑफ ईच लंग, यानी हर एक लंग्स के जो लूब है उसके लिए एक ब्रोंकस निकलता है। 2 ऑन द लेफ्ट साइड और 3 जो होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं। वो फर्दर डिवाइड होते हैं टर्शियरी या सेगमेंटल ब्रोंकाई के अंदर जो कि लूब्स हर एक लूब के एक एक सेगमेंट को या एक एक पार्ट्स को एयर दे रही होती है। प्रोग्रेसिव ब्रांचिंग अंटिल रीचिंग ब्रोंक्यूल, इसके अलावा ये फर्दर जब लंग्स के टिश्यू तक जा रही होती है फर्दर डिवाइड हो जाते हैं जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं और फाइनली ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में और एल्वेओलर डक्ट पे ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर आप देखिए कि ट्रिकिया है, रिंग शेप है, फिर उसके बाद कारीना शो किया हुआ है, फिर लेफ्ट मेन ब्रोंकाई है, राइट में ब्रोंकाई है, तो लेफ्ट मेन के फिर फर्दर डिवीजन है यानी अपर डिवीजन है, लोअर डिवीजन है। इस तरह राइट की अगर हम बात करें तो अपर लूब है, फिर मिडल लूब है, लोअर लूब है, हर एक के लिए अलग से ब्रोंक्यूल की एक शाख निकल रही है। फिर टर्मिनल सेगमेंटल टर्मिनल और एल्वेओलर डक्ट पे ख़त्म हो जाती है। स्ट्रक्चर फीचर की बात करें तो ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम वन टाइप्स ऑफ एयरवे टू द नेक्स्ट, यानी ग्रेजुअल ट्रांजिशन चेंजेस इसके आती है अगर हम एयरवे से नेक्स्ट की तरफ जा रहे होते हैं। एपिथेलियल की टिश्यू की अगर बात करते हैं तो वो टाल सोडोस्ट्रेटिफाइड कोलोमिनर सिलिएटेड एपिथेलियल होते हैं लेरेंस के अंदर और ट्रिकिया के अंदर। इसके अलावा सिंपल कोबाइडर और नॉन सिलिएटेड स्मॉल एयरवे के अंदर सिंपल कोबाइड और नॉन सिलिएटेड प्रेजेंट होते हैं स्मॉल एयरवे के अंदर। इसके अलावा गोबलेट सेल जो म्यूकस सिक्रीट कर रहे होते हैं वो ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो डिसअपियर हो। स्ट्रक्चर फीचर की अगर हम बात करें लिम्फॉइड एग्रीगेट तो प्रोड्यूस अमाइनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज सिक्रेटेड ऑनटू म्यूकोजल सरफेस प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब लिम्फॉइड एग्रीगेट का मेन फंक्शन क्या होता है कि वहाँ पे अमाइनोग्लोबुलिन ए जो एंटीबॉडीज है उसकी सिक्रीशन होती है म्यूकोजल सरफेस पे जिसका काम होता है पैथोजन को किल एंड डिस्ट्रॉय करना। स्मूथ मसल जो होते हैं वो लाई डीप टू म्यूकोजा एक्सेप्ट इन ट्रिकिया, ये ट्रिकिया के अंदर डीप नहीं होते, बाकी थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये डीप होते हैं म्यूकोजा के अंदर। बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट एज एयरवे डायमीटर डिक्रीज, जैसे एयरवे का डायमीटर डिक्रीज होता है तो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन या रोल तब होता है। इसके अलावा ये रेगुलेट कर रहा होता है कैलिबर ऑफ एयरवे, जो एयरवे के स्ट्रक्चर है हेंस रेजिस्टेंट टू एयर फ्लो उसको मेंटेन करना। सिंपैथेटिक सिस्टम होते हैं जो मसल को रिलैक्स कर रहा होता है, वाइल पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होते हैं तो वो वाले मसल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं।
इसके अलावा सीरियस और म्यूकस ग्लैंड की अगर हम बात करें, प्रोग्रेसिवली लेस नोमरस इन नैरो एयरवे, जो नैरो एयरवे हैं वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। इसके अलावा कार्टिलेज की अगर हम बात करें, जो कि सपोर्टिंग स्केलेटन है लेरिंग्स के, ट्रिकिया के और ब्रोंकाई की, वो मेंटेन कर रहा होता है पेटेंसी, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो पेटेंसी है या उसकी सलाहियत है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, यानी अगर हम सांस बाहर निकाल रहे होते हैं या इनहेल कर रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक की पेटेंसी को मेंटेन करना, ये कार्टिलेज का मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। ग्रेजुअली ये डायमेंश होता है एब्सेंट बियर्न टर्शियरी ब्रोंकाई, आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम ट्रिकिया के बेयर्न या लोअर पार्ट्स की तरफ जाते हैं, टर्मिनल या सेगमेंटल ब्रोंक्यूल्स की तरफ, तो वहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता या तो एब्सेंट होते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। फिजियोलॉजी यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इंस्पायरेशन, जिसको हम एक्टिव प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर डायफ्राम लोअर हो जाते हैं, रिब्स अपवर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा इंटरकोस्टल मसल की अगर हम बात करते हैं तो वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। एक्शन सिमिलर टू स्विंगिंग बकेट हैंडल, सिमिलर एक्शन इसके होती है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, जैसे हम ब्रीथिंग कर रहे होते हैं। इंट्राथोरासिक प्रेशर लोअर हो जाता है। इंट्राफ्लूरल प्रेशर इज़ नॉर्मली 4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो होता है। सकिंग द लंग अपवर्ड, और वो लंग्स लंग्स के साथ क्या करते हैं कि सक कर रहे होते हैं टूवर्ड्स अपवर्ड। इसके अलावा लंग्स के एक्सपेंडिंग की अगर हम बात करें, इस वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है प्रेशर डिक्रीज हो जाते हैं, जो बॉयल्स लॉ है। एयर फ्लो फ्रॉम द हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इनटू लो प्रेशर ऑफ द लंग 758 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इस तरह लंग्स एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपायरेशन पैसिव की बात करते हैं। इंस्पायरेटरी मसल रिलैक्स हो जाते हैं, रिब्स मूव हो जाते हैं डाउनवर्ड, डायफ्राम रिलैक्स हो जाते हैं, डोम्स राइज, सही। इसके अलावा सरफेस टेंशन जो होता है एल्वेलर फ्लूइड की, वो काजेज इन इनवर्ट फुल से ये वो लंग्स को इनवर्ट की तरफ यानी अंदर की तरफ फुल कर रहा होता है। इलास्टिक रिकूल हो जाती है एल्वेलर की यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन की। इसके अलावा रिवर्स प्रेशर ग्रेडियंट होते हैं, यानी 762 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इन लंग्स, और एटमॉस्फेरिक कितना होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो लंग्स के अंदर जैसे ये प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो गैस पुश आउट, तो कार्बन डाइऑक्साइड या गैसेज बाहर एक्सहेल हो जाते हैं। अब इस पिक्चर के अंदर एयर मूव इन, सही है कि क्या हो जाते हैं, डायफ्राम कंट्रैक्ट डाउनवर्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन, और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन डायफ्राम रिलैक्स से और अपवर्ड है। इसके अलावा रिब के जो है कंट्रैक्ट है, और लंग्स जो है वो इसके अंदर कंप्रेस हो जाते हैं, तो एयर आउट हो जाती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल पल्मोनरी रिस्पायरेशन हम उसको कहते हैं जिसके अंदर O2 और कार्बन डाइऑक्साइड की रिस्पायरेटरी सरफेस में और ब्लड के दरमियान एक्सचेंजेस हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ एक्सटर्नल पल्मोनरी रिस्पायरेशन यानी ब्रीथिंग। इंटरनल रिस्पायरेशन जब O2 और CO2 की ब्लड और सेल्स के दरमियान चेंजिंग वाला या एक्सचेंज वाला प्रोसेस हो जाता है, उसको अगर ब्लड और सेल के दरमियान हो तो वो इंटरनल रिस्पायरेशन है। वाइल अगर O2 और CO2 का रिस्पायरेटरी सरफेस पे ब्लड और रिस्पायरेटरी यानी लंग्स के दरमियान है तो वो एक्सटर्नल पल्मोनरी रिस्पायरेशन है। सेलुलर रिस्पायरेशन वो है जिसके ज़रिए सेल क्रिप साइकिल में O2 को यूटिलाइज करें और ATP बनाए। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हम उसको कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड, ब्लड और एल्वेलाई के दरमियान अगर एक्सचेंज वाला प्रोसेस है O2 और CO2 का तो उसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो हायर ज़्यादा होता है एल्वेलाई के अंदर, कितना है 105 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एज़ कम्पेयर टू ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। सो ऑक्सीजन ईजिली डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड के अंदर। वाइल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हायर होता है ब्लड के अंदर 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, दिन एल्वेलाई के अंदर 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो CO2 मूव इनटू एल्वेलाई इन अपोजिट डायरेक्शन एंड गेट एक्सहेल आउट। इसके अंदर आप देखिए पिक्चर के अंदर तो ये कि डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, उसमें से CO2 एल्वेलाई में दाखिल हो रहा है और जो एयर आ रही है उसमें से ऑक्सीजन दाखिल हो रहा है कैपिलरीज के। सही है। या इस पिक्चर के अंदर आप देखिए कि किस तरह CO2 और ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है। अब गैस पार्शियल प्रेशर, अगर हम गैस की बात करते हैं तो O2 की हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, इस तरह एल्वेलाई के अंदर उसका कितना प्रेशर है और एक्सहेल के अंदर उसका कितना प्रेशर होता है। इस तरह नाइट्रोजन की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है और H2O की। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट है जो आप लोगों ने याद रखने हैं, मे भी कि इससे एग्जाम के अंदर कोई सवाल आ सकते हैं। तो गैस के पार्शियल प्रेशर है जिसको आप लोगों ने याद रखना है।
अब बात करते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन की। इंटरनल रिस्पायरेशन के अंदर होता क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड और टिश्यू के दरमियान एक्सचेंज हो जाते हैं। प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है और टिश्यू के अंदर कम होता है, तो ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर दाखिल हो जाते हैं। प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वो हायर ज़्यादा होता है टिश्यू के अंदर और ब्लड के अंदर कम होता है, तो वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाता है फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड वेसल। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है और ऑक्सीजन जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। सही है। इसके अंदर आप देखिए पल्मोनरी रिस्पायरेशन के अंदर O2 ब्लड के अंदर दाखिल हो रहे हैं लंग से और कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में जा रहा होता है। इंटरनल रिस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आ रहा है और ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर दाखिल हो। गैस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं ब्लड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं 70% जो होता है एज अ बाइकार्बोनेट आयन ECO3 डिजोल्व इन प्लाज्मा, 23% बाउंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ और 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है प्लाज्मा के अंदर, यानी 70, 23 एंड 7। जी ये बाइकार्बोनेट के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ और प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो वो 99% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। इसके अलावा 1% O2 डिजोल्व हो जाते हैं प्लाज्मा फ्लूइड। कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं। रिस्पायरेटरी सेंटर इन रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम के अंदर यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसको हम रिस्पायरेटरी एंड कार्डियक सेंटर कहते हैं, वहाँ से ब्रीथिंग कंट्रोल होती है। मेडुलरी रिथमिकली सेंटर कंट्रोल बेसिक रिदम ऑफ द रिस्पायरेशन, ये ब्रेन से कंट्रोल होता है। इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी इनएक्टिव इन्क्वायर्ड रिस्पायरेशन न्यूरॉन, ये दो किस्म के हमारे पास ब्रेन से ये मैकेनिज़्म होता है कि इंस्पायरेटरी वाले प्रोसेस को कंट्रोल करना, वो भी थ्रू डिफरेंट न्यूरॉन। ड्राइव मसल ऑफ रिस्पायरेशन, इसके अलावा मसल्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। निमोटॉक्सिक एरिया इनहिबिट इंस्पायरेटरी एरिया, निमोटॉक्सिक एरिया जो होता है वो रिस्पायरेटरी एरिया को इनहिबिट कर रहा होता है। हिप्नोस्टिक एरिया हम उसको कहते हैं स्टिमुलेट इंस्पायरेटरी एरिया, प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन इसके अंदर होती है अगर हिप्नोस्टिक एरिया स्टिमुलेट हो। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेटरी सेंटर, केमिकल रेगुलेशन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इस कार्बन डाइऑक्साइड इन पीएच होता है रिस्पायरेटरी सेंटर या रिस्पायरेटरी सेंटर को रेगुलेट करने के लिए। अगर आर्टरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होती है जिसकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज़ होती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर और CSF की एसिडिटी डिटेक्ट बाय पीएच सेंसरी इन मेडुला, सही है, तो फिर सेंसरी मेडुला जब CSF के पीएच को सेंस कर रहा होता है तो वो रिस्पायरेटरी रेट और डेप्थ यानी ब्रीथिंग को बढ़ा देता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो वॉलेंट्री रेगुलेट कर रहा होता है ब्रीथिंग प्रोसेस को। इसके अलावा इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स, जब स्ट्रिच रिसेप्टर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के वाल के ऊपर होते हैं, जब हम उसको स्टिमुलेट करते हैं तो फिर हमारे पास इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स। कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग रिथमिक सेंटर ब्रेन के अंदर शो किया है। इसके अलावा मेडुला जो PS को सेंस कर रहा होता है, कैरोटिड बॉडी कैरोटिड आर्टरी के अंदर प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर होता है। इसके अलावा एओर्टा के ऊपर भी बेरो रिसेप्टर होते हैं और इसके अलावा इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम भी डिप और रेट जो होता है रेस्पायरेशन की उसको कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर। अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो हमने इसलिए जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि ये नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थी। नाउ जनरल सिम्टम ऑफ रिस्पायरेटरी डिजीज़, तो अगर हम जनरल सिम्टम की बात करते हैं रिस्पायरेटरी डिजीज़ की तो उसके अंदर मोस्ट कॉमनली हमें हाइपोक्सिया, जिसको हम ऑक्सीजन की मकदार टिश्यू के अंदर डिक्रीज़ हो जाते हैं, ये हमें मिलता है। हाइपोक्सीमिया, ऑक्सीजन की मकदार ब्लड के अंदर या आर्टीरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मकदार कम हो जाती है। हाइपरकेपनिया, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। हाइपोकेपनिया या कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जब ब्लड के अंदर डिक्रीज़ हो जाती है, तो ये क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम हमें मिलते हैं। इसके अलावा पेशेंट को डिस्निया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, रैपिड रेट ऑफ ब्रीथिंग रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाता है जिसको हम टेकिपनिक कहते हैं। इसके अलावा पेशेंट हमें साइनोस मिलते हैं जिसको हम कहते हैं कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इन म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन हो तो उसको हम साइनोसिस कहते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस या कुछ डिजीज़ के अंदर हमें हेमोप्टेसिस मिलते हैं यानी स्पूटम के अंदर या कपिंग के अंदर अगर ब्लड आ जाता है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़ के अंदर बात करते हैं कॉमन कोल्ड, साइनोसाइटिस, नेजल पोलिप्स, स्नोरिंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हाई फीवर, सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, इसके अलावा टोंसिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस एंड इन्फ्लुएंजा। दीज आर द डिजीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, स्पेशली अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़। अब बारी
एक एक को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हम इस लिस्ट डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, यानी सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एम्फीजीमा, नमूनिया, प्लोरेसी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड जो मोस्ट कॉमन है ये वायरल पैथोजन है, इसके अंडरलाइंग काज वायरस होता है, इसको हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। और अंडरलाइंग कौन कौन से वायरस है, या तो राइनो वायरस होगा, या एडेनो वायरस होगा, या कोरोना वायरस होगा, जो कि कॉमन कोल्ड काज करते हैं। ये वायरस जो होते हैं ये सीजनल वेरिएशन इनके अंदर होती है, और इनका इंसिडेंस स्पेशली पीक इंसिडेंस पे ये ड्यूरिंग सीजन टू सीजन आते हैं, यानी सर्दी के मौसम पे पीक इंसिडेंस पे आ जाते हैं। ज़्यादातर कॉमन कोल्ड के पेशेंट हमें मिलते हैं। दे गेन एंट्री टू द बॉडी थ्रू द नेजल म्यूकोजा। अब ये बॉडी के अंदर ये वायरस कैसे दाखिल हो जाते हैं, ये नेजल म्यूकोजा के दाखिल हो जाते हैं, या सरफेस ऑफ द आई, या आइस के सरफेस के ऊपर। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड भी होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को थ्रू रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। अगर हम साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर पेशेंट को राइनाइटिस होता है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज़। इसके अलावा साइनोसाइटिस होते हैं, जो साइनस म्यूकोजा है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। पेरेंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम पेरेंटाइटिस कहते हैं। पेशेंट को हेडेक होते हैं। रनी नोज़, जिसको हम नेज़ल डिस्चार्ज या नेज़ल कंजेशन कहते हैं, या नेज़ल कंजेशन होता है, या नेज़ल डिस्चार्ज यानी राइनोरिया होता है पेशेंट को। इन्फ्लुएंजा वर्सेस कॉमन कोल्ड। इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड में क्या फ़र्क है। इन्फ्लुएंजा जो है वो द कॉमन कोल्ड आर बोथ रेस्पिरेटरी इलनेस, दोनों रेस्पिरेटरी इलनेस है। काजेज इसकी क्या है, डिफरेंट वायरस से। वाइल दे शेयर सिमिलरिटी इन सिम्टम तकरीबन दोनों के सेम है। जो की डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान वो अंडरलाइंग कॉजेटिव पैथोजन वायरस है। कॉजेटिव एजेंट अगर हम इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं तो वो इन्फ्लुएंजा वायरस से, स्पेशली इन्फ्लुएंजा वायरस ए और बी की वजह से काज होता है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू। वाइल कॉमन कोल्ड हम उसको कहते हैं कि जिस पेशेंट को फ्लू लाइक सिम्टम हो, लेकिन उसके अंडरलाइंग काज अगर राइनो वायरस हो, कोरोना वायरस हो, या एडेनो वायरस हो, तो उसको हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। इसके अलावा ऑनसेट एंड सीवियरिटी के अंदर भी डिफरेंस है। इन्फ्लुएंजा वायरस का जो ऑनसेट होता है सिम्टम का वो सडन होता है, और इसके अलावा मोर सीवियर होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड, यानी कॉमन कोल्ड से इन्फ्लुएंजा वायरस के साइन एंड सिम्टम ज़्यादा सडन ऑनसेट यानी सडनली हो जाते हैं और ज़्यादा सीवियर होती है। वाइल कॉमन कोल्ड के साइन एंड सिम्टम वो ग्रेजुअल होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं, और इसके अलावा माइल्ड सिम्टम होते हैं, ज़्यादा सीवियर नहीं होते एज़ कम्पेयर टू फ्लू। 3 नंबर, अब सिम्टम की अगर हम बात करते हैं तो सिम्टम के अंदर क्या डिफरेंस है। इन्फ्लुएंजा के अंदर फीवर, बॉडी एक, फटीग, चिल्स, कफ, सोर थ्रोट, गला ख़राब होते हैं, सम टाइम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम स्पेशली बच्चों के अंदर। इन्फ्लुएंजा के अंदर कॉमन कोल्ड के अंदर क्या होता है, रनी या स्टफी नोज, स्नीजिंग होती है, इसके अलावा गले में खराश आ जाते हैं, गले में दर्द होता है, सोर थ्रोट होता है, माइल्ड कफ होता है, और ओकेजनली इसके अंदर लो ग्रेड फीवर होता है। नंबर 4, फीवर की अगर हम बात करते हैं दोनों के अंदर, तो फीवर टिपिकली जो इन्फ्लुएंजा है उसके अंदर हाई ग्रेड फीवर होता है, वाइल कॉमन कोल्ड के अंदर या तो फीवर होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है, या माइल्ड सा फीवर होता है, इतना हाई ग्रेड टेम्परेचर नहीं होता। कम्प्लिकेशन की बात करते हैं। इन्फ्लुएंजा की जो कम्प्लिकेशन है, यानी जो फ्लू की कम्प्लिकेशन है, वो नमूनिया है, ब्रोंकाइटिस है, एक्जर्बेशन ऑफ अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है, यानी हेल्थ की कंडीशन, अगर किसी को लंग्स की कोई बीमारी और हो तो उसकी एक कंडीशन मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। वाइल कॉमन कोल्ड की अगर हम कम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो माइल्ड या रेयरली लीड टू सीरियस कम्प्लिकेशन, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये कोई सीरियस डिजीज़ या कम्प्लिकेशन काज कर सकते हैं। तो इस डिफरेंस से हमें अंदाज़ा हो गया कि इन्फ्लुएंजा इज़ मोर वर्स एंड डेंजर कंडीशन एज़ कम्पेयर टू कॉमन कोल्ड। सिम्टम के अंदर भी फ़र्क है, कम्प्लिकेशन के अंदर भी है, ऑनसेट ऑफ एक्शन के अंदर भी, फीवर के अंदर भी डिफरेंस है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग कॉजेटिव वायरस के अंदर भी चेंजिंग है। तो उस बेस पे हम इन्फ्लुएंजा वायरस वर्सेस कॉमन कोल्ड को डिफरेंट डिजीज़ के अंदर क्लासीफाइड करते हैं। ड्यूरेशन नंबर 6, इन्फ्लुएंजा सिम्टम में लास्ट 1 to 2 वीक्स और लॉन्गर। जो इन्फ्लुएंजा के सिम्टम है ये 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा हो सकते हैं। वाइल कॉमन कोल्ड जो होता है टिपिकली रिजोल्व विद इन अ वीक। जिस पेशेंट को कॉमन कोल्ड होता है या कॉमन कोल्ड के साइन एंड सिम्टम होते हैं वो 1 हफ्ते के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, रिजोल्व हो जाते हैं। वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा के लिए हम सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अवेलेबल है, वो हम लगाते हैं, इनवली रिकमेंडेड है, यानी हर साल के अंदर हम एक इन्फ्लुएंजा वायरस के जो वैक्सीन है उसके डोज लगाएंगे। कॉमन कोल्ड के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्योंकि कॉमन कोल्ड वेराइटी ऑफ वायरस की वजह से काज होते हैं, तो इसलिए हमें वेराइटी ऑफ वैक्सीन लगाना या उसको डिस्कवर करना पॉसिबल नहीं है।
ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा जो फ्लू है ये हाईली कंटेगियस है। इसके अलावा प्राइमरी स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के ज़रिए ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाती है। कॉमन कोल्ड भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के ज़रिए स्प्रेड हो सकता है, लेकिन जनरली कंसीडर लेस कंटेगियस देन फ्लू। लेकिन ये अगर हम कम्युनिकेबिलिटी की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ हाईली कम्युनिकेबल, हाईली कंटेगियस, वाइल कॉमन कोल्ड इज़ लेस कंटेगियस एंड लेस कम्युनिकेबल। सीजनलिटी, इन्फ्लुएंजा सीजनल आउटब्रेक ऑकर एनुअली, ये साल में एक बार होते हैं, टिपिकली इन विंटर मंथ। सही है, जब विंटर के मौसम आ जाते हैं या मंथ्स आ जाते हैं उसके अंदर टिपिकली इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू होता है। कॉमन कोल्ड ये साल के किसी भी महीने के अंदर हो सकता है, लेकिन कोल्ड के अंदर इसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि कोल्ड के अंदर और इसके अलावा स्प्रिंग सीजन के अंदर ये इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉमन कोल्ड। अब नेक्स्ट डिजीज़ है पेरेंजाइटिस। पेरेंजाइटिस हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिंग्स, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, थ्रोट के बैक साइड पे बिटवीन द टोंसल और वॉइस बॉक्स के बिटवीन में, दरमियान में प्रेजेंट होते हैं, टोंसल और वॉइस बॉक्स के दरमियान में। अगर वहाँ के इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं पेरिंग्स के तो उसको हम कहते हैं पेरेंजाइटिस। काजेज़ क्या है, वायरल काजेज़ है मोस्ट कॉमनली, ये कॉमन कोल्ड और फ्लू वायरस की वजह से है। अगर बैक्टीरियल काजेज़ है पेरेंजाइटिस के तो वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। सिम्टम की अगर बात करते हैं तो सोर थ्रोट होता है, इसमें गला ख़राब होता है, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, फीवर होता है पेशेंट को। इसके अलावा नियर बाय जो लिम्फ नोड है वो हमें स्वोलन और इनलार्ज मिलते हैं। डायग्नोज हम कैसे करते हैं कि थ्रोट कल्चर लेते हैं बैक्टीरियल के लिए, इसके अलावा रैपिड स्ट्रिप टेस्ट करते हैं, जिस टेस्ट के अंदर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अंडरलाइंग पॉजिटिव एजेंट क्या है। इसके अलावा क्लिनिकल इवॉल्वेशन यानी हम साइन एंड सिम्टम को देख के भी इवॉल्वेट कर सकते हैं, डायग्नोज बना सकते हैं। ट्रीटमेंट अगर बैक्टीरियल काज है तो हम एंटीबायोटिक देंगे। इसके अलावा पेन रिलीवर, थ्रोट लूजिंजर यानी थ्रोट की जो सिक्रीशन है उसको लूज़ करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, पेशेंट को फ्लूइड इनटेक के लिए इन्फोर्स करते हैं कि ज़्यादा से फ्लूइड लेना है, और इसके अलावा कंप्लीट बेड रेस्ट हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है साइनोसाइटिस। जब साइनस कैविटी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसके अंडरलाइन काज इन्फेक्शन हो उसको हम नाम देते हैं साइनोसाइटिस। काजेज इसके क्या है, सेम काजेज हैं, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसके अलावा एलर्जीज़ की वजह से हो सकते हैं। नेज़ल पोलिप्स, जब नोज़ के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए जिसको हम कहते हैं नेज़ल पोलिप्स, या सिम्टम है अगर वो डिविएट एबनॉर्मल है नोज़ के तो डिविएटेड सिम्टम वो इसके अंडरलाइन काज हो सकते हैं। सिम्टम की बात करते हैं तो सिम्टम के अंदर फेशियल पेन यानी फेस के अंदर पेन होता है, प्रेशर फील हो रहा होता है, नेज़ल कंजेशन होते हैं, नाक बंद होता है। इसके अलावा नेज़ल जो डिस्चार्ज है जो नोज़ से निकल रहा होता है उसका कलर चेंज होता है, पेशेंट को हेडेक होता है, और इसके अलावा कपिंग। डायग्नोज हम कहते हैं क्लिनिकल इवाल्वेशन यानी साइन एंड सिम्टम के ज़रिए हम इवाल्वेट करते हैं, डायग्नोज बनाते हैं। इसके अलावा इमेजिंग टेस्ट करते हैं, सीटी स्कैन, MRI करते हैं, और इसके अलावा हम नेज़ल एंडोस्कोपी करते हैं जिसके अंदर हमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस कैविटी नज़र आ जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम अगर बैक्टीरियल काज है तो हम एंटीबायोटिक देंगे। इसके अलावा पेन रिलीवर, नेज़ल डीकंजेस्टेंट हम देते हैं, स्लाइन नेज़ल पे इरिगेशन, नोज़ में नॉर्मल स्लाइन के स्प्रे आते हैं, नॉर्मल स्लाइन नेज़ल स्प्रे वो डालते हैं, और उसके बाद यानी इरिगेशन करवाते हैं, नोज़ को क्लीन रखते हैं। इसके अलावा नोज़ के अगर जो सिक्रीशन है वो अगर ज़्यादा थिक है तो हम नेज़ल डीकंजेस्टेंट यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ लेरेंजाइटिस। लेरेंजाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, ऑफन रिजल्टिंग इन हॉर्सनेस और लॉस ऑफ वॉइस, जिसमें आवाज़ के अंदर हॉर्सनेस आ जाती है या समटाइम वॉइस लॉस हो जाता है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ लेरिंग्स इज कॉल्ड लेरेंजाइटिस। या समटाइम ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड व्हाट, सो इट इज़ कॉल्ड लेरेंजाइटिस। काजेज इसके क्या है, वायरल इन्फेक्शन है कॉमनली एसोसिएटेड विद अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मीन्स के जिन लोगों को रिपीटेडली अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है वायरस की वजह से सच एज कोल्ड और फ्लू, तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको वायरल लेरेंजाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो लेस कॉमन काज है, बट बैक्टीरियल लेरेंजाइटिस कैन अकर, लेकिन बैक्टीरिया की वजह से लेरेंक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के अंदर जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। इसके अलावा इरिटेंट भी इसके काज है, अगर एक्सपोजर टू इरिटेंट लाइक स्मोक, पोल्यूटेंट और एक्सेसिव यूज़ ऑफ वॉइस, ट्रेनिंग और शाउटिंग, मीन्स के अगर कहीं नारे लगाए या एक्सेसिव पोल्यूटेंट है या स्मोक इरिटेंट इनहेल कर दिया या एक्सपोजर हुआ धूल मिट्टी को, तो वो भी एक काज बन सकते हैं। तो इरिटेंट भी अंडरलाइन काज है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेरिंग्स। इसके अलावा जियार्ड डिजीज़ यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के अगर इसके अंदर क्या होता है कि स्टमक के एसिड के अगर उनकी कंटेंट
जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं, वो अगर ऊपर एसोफेगस में आ जाते हैं तो थ्रोट के अंदर वो इरिटेशन काज करते हैं, जिसकी वजह से लैरिंजाइटिस हो सकता है। इसके अलावा एलर्जीज़ भी काज है कि एलर्जिक रिएक्शन लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेरिंग्स, अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो लेरिंग्स के अंदर, जिसकी वजह से उस एलर्जिक रिएक्शन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है लेरिंग्स के अंदर। अब सिम्टम की बात करते हैं तो हॉर्सनेस आ जाती है वॉइस के अंदर, आवाज़ के अंदर, ये प्राइमरी सिम्टम है। और इसके अलावा ये आहिस्ता आहिस्ता हॉर्सनेस प्रोग्रेस होता जाता है और कम्प्लीटली वॉइस लॉस हो जाते हैं। इसके अलावा गले के अंदर इरिटेशन हो जाती है, सोर आर इरिटेटेड थ्रोट, डिस्कम्फर्ट होते हैं, स्क्रिचनेस इन द थ्रोट, थ्रोट में ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई चीज़ फंसी हुई है। इसके अलावा ड्राई परसिस्टेंट कफ होता है पेशेंट को, और जिस पेशेंट को लेरिंजाइटिस है उसको ड्राई कफ ज़रूर होता है। इसके अलावा गले के अंदर पेन होता है, यानी थ्रोट पेन होता है, वो माइल्ड भी हो सकते हैं और मॉडरेट पेन भी हो सकते हैं। इसके अलावा थ्रोट के अंदर डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। इसके अलावा इस पेशेंट को डिस्पेजिया होते हैं, यानी डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग। सीवियर केसेस के अंदर स्वॉलिंग में बिकम अनकम्फर्टेबल, मीन्स के अगर सीवियर इन्फ्लेमेशन हो, लेरिंजाइटिस के आखिरी स्टेज हो, डिजीज़ ज़्यादा प्रोग्रेस हो, तो स्वॉलोइंग के अंदर पेशेंट को कंप्लीट सीवियरली पेन होता है, मीन्स के वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हो। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वॉइस रेस मीन्स कि उसको कहेंगे कि आपने शाउट नहीं करने, आराम से बात करने। अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ द वॉइस, विस्परिंग एंड शाउटिंग, यानी विस्परिंग जो साउंड होते हैं या जो शाउट वाली आवाज़ें होती हैं उसको अवॉइड करने। हाइड्रेशन पे रखेंगे कि उस पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड टू कीप द थ्रोट मॉइस्ट, कि वो मॉइस्ट रहे। इसके अलावा ह्यूमिडिफायर हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि एयर जो अंदर जाए वो मॉइस्चर हो। अवॉइड इरिटेंट को हम अवॉइड करते हैं। स्टीयर क्लियर ऑफ स्मोक, स्ट्रॉन्ग ओडोर एंड अदर इरिटेंट, इसके अलावा स्मोक को, स्ट्रॉन्ग ओडोर को और इरिटेंट को हमने अवॉइड करना है। ट्रीट करना है अंडरलाइंग काज को, अगर स्पेसिफिक काज है जैसे कि अगर जिहाद की वजह से है या एलर्जी की वजह से है या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक वायरल काज है, बैक्टीरियल काज है, तो ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन अंडरलाइंग काजेज आर डिजीज़। नेक्स्ट है टोंसलाइटिस। टोंसलाइटिस के अंदर क्या होता है कि द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टोंसल, जो दो टिश्यूज़ के मासेस होते हैं, यानी दो जो टोंसल होते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? थ्रोट के बैक साइड पे। मोस्ट कॉमनली टोंसल के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है या इन्फेक्शन होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से होता है। सिग्निफिकेंट एपिसोड जो होता है टोंसलाइटिस के, उसको हम डिफ़ाइन करते हैं बाई वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, मीन्स कि जिस पेशेंट को ज़्यादा सीवियर या सिग्निफिकेंट टोंसलाइटिस के उस स्टेज में हो तो उसमें से एक या दो सिम्टम ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। टेम्परेचर होगा ग्रेटर देन 101 फ़ारेनहाइट, या इनलार्ज या टेंडर लिम्फ नोड होगा कि लिम्फ नोड वहाँ के इनलार्ज हुए होंगे स्पेशली, और इसके अलावा जो लिम्फ नोड है निक के वो टेंडर होंगे, जैसे हम टच करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा। इसके अलावा पस मटेरियल कोटिंग इन द टोंसल, इसके अलावा जब हम टोंसल को इंस्पेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें ऐसे लग रहा होगा जैसे कि कोई वाइट कलर की पसी मटेरियल टोंसल के अबव प्रेजेंट है। और इसके अलावा अगर हम स्ट्रेप टेस्ट करते हैं तो वो भी पॉजिटिव होता है। तो इन चार में से एक या अगर एक से ज़्यादा अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि पेशेंट को सिग्निफिकेंट टोंसलाइटिस। काजेज इसके क्या है? बैक्टीरियल काजेज है जिसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है या जिसको हम स्ट्रेप थ्रोट भी कहते हैं, लेकिन इसके अलावा ये दूसरे बैक्टीरिया की वजह से भी काज हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन के अंदर मोस्ट कॉमनली एडिनो वायरस, इसके अलावा एप्स्टेन बार वायरस की वजह से टोंसलाइटिस काज हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से बहुत रेयरली होता है, अलबत्ता उन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। इसके अलावा क्रोनिक टोंसलाइटिस हम उसको कहते हैं कि जब बार बार किसी को टोंसलाइटिस हो, परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन हो टोंसल के अंदर, उसको हम कहते हैं कि ये क्रोनिक टोंसिलाइटिस है। सिम्टम के अंदर सोर थ्रोट है, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है थ्रोट में, इसके अलावा डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग होती है पेशेंट को, फीवर होते हैं, बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड हमें मिलते हैं, स्पेशली बैक्टीरियल टोंसलाइटिस के अंदर टोंसल हमें इनलार्ज मिलते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं तो वो रेड और स्वॉलन हमें मिलते हैं। वाइट और येलो पैचेस हमें स्पेशली टोंसल के ऊपर नज़र आते हैं, जैसे कि पस है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की इंडिकेशन है। इसके अलावा पेशेंट को हेडेक और कान के अंदर एक होता है जिसको दर्द होता है, मीन्स के उठल गया, जिसको हम कहते हैं कि वो इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। डायग्नोज हम कैसे करते हैं? हम थ्रोट का एग्जामिनेशन करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं थ्रोट की, ताकि टोंसिल की अपीयरेंस को हम देखें। इसके अलावा हम थ्रोट कल्चर करते हैं, उसके अंदर हमें काजेटिव ऑर्गेनिज्म का अंदाज़ा हो जाता है कि अंडरलाइंग काज क्या है, बैक्टीरियल टोंसिलाइटिस है या वायरल है या इन अदर काज है। इसके अलावा टोंसिलाइटिस यूजुअली स्प्रेड एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन जब वो थ्रोट या नेज़ल फ्लूइड के साथ उसका कॉन्टेक्ट हो।
ट्रीटमेंट हम एंटीबायोटिक देते हैं प्रिस्क्राइब फॉर बैक्टीरियल टोंसिलाइटिस टू एलिमिनेट इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरियल टोंसिलाइटिस है तो हम एंटीबायोटिक देंगे। इसके अलावा हम पेन रिलीवर देते हैं, ओवर द काउंटर पेन रिलीवर जो पेशेंट इस्तेमाल कर रहा होता है, जैसे एसिटामिनोफेन है, सिब्रोफेन है, सिम्टम रिलीव करने के लिए। इसके अलावा हम थ्रोट लेजेंजन या स्प्रे देते हैं जिसकी वजह से जो थ्रोट की डिस्कम्फर्ट है वो दूर हो जाए। हाइड्रेशन और रिस्क प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, और गार्गल विद सॉल्ट वाटर, ये हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि गार्गल लेने स्पेशली सॉल्ट वाटर के या वार्म सॉल्ट वाटर के।